हेलो एवरीवन। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम लोग एक नए टॉपिक के कॉन्सेप्ट को और इसके साथ साथ इसके पीवाईक्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है आपका गवर्नर, यानी जिसे हम लोग हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में अगर देखा जाए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी अक्सर सवाल में मतलब एग्ज़ाम में पीवाईक्यूज़ देखे गए हैं और काफ़ी मात्रा में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए तो काफ़ी मात्रा में गवर्नर से पीवाईक्यूज़ में सवाल आ रखे हैं। ओके, तो गवर्नर के या गवर्नर से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज़ आए हैं उसको सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग उसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ताकि हमें वो पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो अगर मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो गवर्नर की बात किया जाए अगर, तो गवर्नर का जो पोस्ट है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 167 तक इसकी बात की गई है। यानी गवर्नर से संबंधित अगर देखा जाए तो जो भी प्रावधान हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं उसके लिए अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 167 तक इसकी बात की गई है। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि गवर्नर किस पार्ट में आते हैं तो ये भारतीय संविधान के पार्ट 6 में आते हैं, जो कि स्टेट की बात करता है, राज्य की बात करता है। अगर वहीं पे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति महोदय की बात किया जाए तो उनके आर्टिकल कुछ और थे, लेकिन उनका जो पार्ट था वो पार्ट 5 था, जो कि यूनियन से बात करता था, यूनियन के बारे में बात करता था। पार्ट 5 जो है वो यूनियन से संबंधित है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो जो हम लोग केंद्र में राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़े थे, मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो काफ़ी सिमिलरिटी के साथ अगर देखें तो गवर्नर का भी पोस्ट लगभग मिलता जुलता होता है। कुछ राष्ट्रपति महोदय को एक्स्ट्रा एज मिलता है क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, लेकिन अगर राज्य में देखा जाए तो कोई भी अगर इंसान एग्जीक्यूटिव हेड होता है तो वो आपका गवर्नर होता है, यानी राज्यपाल होता है। तो जो आर्टिकल 153 है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 153 जो है वो किसके बारे में बात करता है, तो वो कहता है कि हर एक राज्य में एक गवर्नर होना चाहिए। यानी आर्टिकल 153 ये बात करता है कि देयर इज़ अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 153 जो है वो हर राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, उसकी बात करता है। बाकी एक आर्टिकल 153 से लेके 167 तक ये बात करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नर यानी राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रोविज़न हैं वो आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 के बीच में हैं। राज्यपाल महोदय की बात किया जाए तो ये पार्ट 6 में इनको मेंशन किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और राज्यपाल के बारे में अगर बात करें तो राज्यपाल महोदय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ओके, जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो किसी राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, वही स्टेट लेवल पे अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक मुखिया की बात करें तो ये हमारे राज्यपाल महोदय होते हैं। अगर आपसे इसी पॉइंट में एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं तो हेड ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आपको किसी राज्य में चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो मैंने आपको प्रधानमंत्री बताया था जब पीएम वाला यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला टॉपिक कवर कर रहा था उस समय, तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल लेवल पे जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। लेकिन अगर स्टेट लेवल पर पूछा जाए हेड ऑफ गवर्नमेंट तो आपके सीएम होते हैं। लेकिन अगर आपसे वहीं पर सवाल पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं तो आपको आंसर हो जाएगा राज्यपाल महोदय। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो एक्ट एज एन एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के अलावा ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ होते हैं। इसके अलावा ये अगर इनके देखा जाए तो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर। ओके,
तो यहाँ पे अगर देखें तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यानी दो रोल हो गए, एक तो एग्जीक्यूटिव रोल हो गया, एक हो गया ये सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो गवर्नर महोदय होते हैं वो ही परफॉर्म्स ड्यूल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये दोहरा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। एक तो पहला हो गया एग्जीक्यूटिव हेड का, दूसरा हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर हो गया। इसके अलावा एक संविधान में संशोधन हुआ था, उस संशोधन का नाम तो नंबर था बेसिकली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 7वां जो संवैधानिक आप कह लीजिए कि संशोधन हुआ था 1956 में, वो फैसिलिटेट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। यानी ये जो आप कह लीजिए कि अमेंडमेंट हुआ था, ये बेसिकली एक प्रोविज़न या फैसिलिटेट दे दिया कि कोई भी इंसान जो राज्यपाल बनेगा वो एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही इंसान राज्यपाल बन सकता है। ओके, तो कभी अगर आपसे ये सवाल पूछे कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि एक इंसान को जो कि किसी राज्य का राज्यपाल है उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के लिए आप कह लीजिए कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो आपका 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो टर्म ऑफ ऑफिस की, अगर टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम लोग बात करें कि राज्यपाल महोदय का जो ऑफिस होता है, टर्म ऑफ ऑफिस, वो कितने साल के लिए होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। यानी जो भी राज्यपाल होते हैं वो उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 5 साल के लिए होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। लेकिन एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा के उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट के द्वारा उनको कभी भी उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि वो राष्ट्रपति महोदय को लेटर लिख के यानी रेजिग्नेशन लेटर लिख के अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ओके, तो किसको लेटर लिखेंगे? रेजिग्नेशन लेटर की अगर हम लोग बात करें तो वो राष्ट्रपति महोदय को लिखेंगे। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट तो ये बता दिया आपको कि जो कार्यकाल होता है राज्यपाल महोदय का वो 5 साल का होता है, लेकिन उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा करके यानी अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का हनन करते हैं या मिसयूज करते हैं तो बेसिकली अगर कहा जाए तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है और उनको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा वो राष्ट्रपति महोदय को रेजिग्नेशन लेटर लिख करके वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ मोटे तौर पे अगर बताएं तो ये आपका पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यपाल या गवर्नर क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो कोई भी इंसान जो राज्यपाल बनना चाह रहा है वो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहला क्वालिफिकेशन तो ये होना चाहिए कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है कि वो कम से कम 35 साल की उम्र उनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ओके, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो ही डज़ नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, यानी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की पोस्ट पे उनको नहीं होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से 3 क्वालिफिकेशन है जो कि राज्यपाल महोदय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि वो भारत के नागरिक हों, दूसरा ये उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उनकी आयु जो है, उम्र जो है वो कम से कम 35 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, तीसरा ये कि वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना बैठे हों, यानी किसी भी गवर्नमेंट आप कह लीजिए कि सर्विस पे वो ना हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो अपनी सैलरी जो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ओके, वहीं पे राष्ट्रपति महोदय जो थे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपनी सैलरी को इंटाइटल्ड करते थे, लेकिन राज्यपाल महोदय जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से अपनी सैलरी को विड्रॉ करते हैं या इंटाइटल्ड करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड के अलावा इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? तो वो डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो ये इनकी सैलरी और अलाउंसेस होती है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इंटाइटल की जाती है, तो इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस होती है वो डिटरमाइन कौन करता है, तो वो पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद करती है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको वो एग्जामिनर ट्रैप करने के लिए प्रेसिडेंट को अगर नाम दे दिया गया, तो अगर आपको कन्फ्यूजन है, कॉन्सेप्ट आपका कन्फ्यूजन में है, तो आप उस सवाल को गलत कर सकते हैं। ओके, यही रीज़न है कि तो थोड़ा सा मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि जो भी आप कह लीजिए कि उनका जो सैलरी एंड अलाउंसेस होती है राज्यपाल का, वो कौन डिटरमाइन करता है, तो भारतीय संसद करता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, तो अगला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि जब भी कोई एक आदमी गवर्नर बनाया जाता है दो या दो से अधिक राज्यों में, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई इंसान दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाया जाता है, तो उसकी जो सैलरी और अलाउंसेस होती है वो शेयर की जाती है उन राज्यों के बीच। अब ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होगा, या तो वो 50-50% होगा, या तो 60-40 होगा, या तो 40-60 होगा। आप जो भी इसको समझिए, लेकिन मतलब मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सिंपली इतना कहा कि जब भी कोई इंसान राज्यपाल बनता है और वो दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनता है, तो जो उसकी सैलरी और अलाउंसेस होती है वो उन राज्यों में बट जाती है, यानी शेयर की जाती है। लेकिन ये शेयर कौन करता है, तो ये शेयर डिटरमाइन करते हैं भारत के राष्ट्रपति। यानी आप कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ कि जब भी गवर्नर साहब दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाए जाते हैं, तो जो उनकी सैलरी या अलाउंसेस होती है वो डिटरमाइन किसके द्वारा की जाती है, तो डिटरमाइंड बाई प्रेसिडेंट। यहीं ऊपर मैंने एक पॉइंट अब बताया आपको कि उनकी जो सैलरी अलाउंसेस होती है वो कौन डिटरमाइन करता है, तो वो पार्लियामेंट करती है। लेकिन जब भी कोई राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनते हैं, तो उनकी जो शेयर होती है, यानी उन दो राज्यों के बीच में जो उनकी सैलरी शेयर की जाती है, उसको कौन डिटरमाइन करता है, तो वो प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बहुत जोर दे के बता रहा हूँ इस पॉइंट को। ओके, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो गवर्नर होते हैं वो अपनी ओथ और अफर्मेशन जो लेते हैं, यानी जब वो शपथ लेते हैं तो वो किसके प्रेजेंस में लेते हैं या उसको कौन एडमिनिस्टर करता है, तो ओथ यानी जो उनकी शपथ होती है, शपथ की अगर बात करें तो शपथ जब भी राज्यपाल महोदय लेते हैं वो उस पर्टिकुलर राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से के सामने लेते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जिस राज्य में राज्यपाल महोदय राज्यपाल बनाए जाते हैं, उस राज्य के जो हाई कोर्ट होता है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके प्रेजेंस में वो अपनी शपथ लेते हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं प्रेजेंट हैं तो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर महोदय, उनके पास कुछ पावर होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, या लेजिस्लेटिव पावर हो गया, या फाइनेंशियल पावर हो गया, या जुडिशियल पावर हो गया। ये सारी पावर जो होती हैं वो राज्यपाल महोदय को मिलती हैं। ओके, और जबकि उनके पास कुछ पावर जो होते हैं वो नहीं होते, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल महोदय के पास डिप्लोमेटिक पावर नहीं होता। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इनके पास मिलिट्री पावर नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इनके पास इमरजेंसी पावर नहीं होता। ये सारी पावर किसके पास होती हैं फिर, तो ये सारी पावर जो है वो राष्ट्रपति महोदय के पास होती हैं, जो कि राज्यपाल महोदय के पास नहीं होता है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग आगे मूव करते हैं, जो गवर्नर के पावर होते हैं थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग इनके आप कह लीजिए कि जो पावर है, पावर ऑफ गवर्नर की थोड़ी बात कर लेते हैं। पावर ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल महोदय को कौन कौन सी पावर मिली होती है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले पावर की बात करते हैं। पहला पावर जो होगा आपका, पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे इस पावर के अंतर्गत क्या होता है कि वो चीफ मिनिस्टर साहब को अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंट्स सीएम साहब को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करें तो उनको अपॉइंट करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये स्टेट इलेक्शन
कमिश्नर को ये अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है पीएससी, जैसे अगर हम लोग यूपी का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो यूपी में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, इसके जो चेयरमैन होते हैं और इसके जो मेंबर होते हैं ये आप कह लीजिए कि ये गवर्नर महोदय ही जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। ओके, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो लोक सेवा आयोग यानी स्टेट लोक सेवा आयोग के जो मेंबर और आपके चेयरमैन होते हैं वो बेसिकली उनको रिमूव करने का काम रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट होते हैं, रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, मैंने 2 पॉइंट बताया कि जो लोक सेवा स्टेट किसी राज्य में लोक सेवा आयोग होता है उसके जो मेंबर होते हैं और उसके चेयरमैन वो पॉइंट तो गवर्नर के द्वारा होते हैं लेकिन उनको रिमूव किया जाता है तो प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा किया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग इनके एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करें तो इनका और जो पावर है वो बेसिकली ये है कि जैसे इनको जो स्टेट में सारी यूनिवर्सिटीज़ यानी विश्वविद्यालय देखे होते हैं उसका वो चांसलर होते हैं। ओके, वो चांसलर होते हैं किसके, स्टेट में पाई जाने वाली सभी यूनिवर्सिटी का, और उनके पास ये पावर होता है कि वो वाइस चांसलर यानी उप कुलपति को वो नियुक्त कर सकते हैं। तो ये कुछ इनका एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग इनके दूसरे पावर की बात करें जो कि आपका लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आएगा, लेजिस्लेटिव पावर, तो इनको कुछ लेजिस्लेटिव पावर मिला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि जो लेजिस्लेचर होता है यानी स्टेट लेजिस्लेटिव जो होता है वो गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर को मिलाकर बनता है। जैसे कि हम लोग सेंट्रल में पार्लियामेंट को देखा था कि राष्ट्रपति महोदय और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के पार्लियामेंट का देखिए तो एक क्या आप कह लीजिए कि उस एक अंग बनाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे संसद के 3 अंग होते हैं और राष्ट्रपति महोदय होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी हिसाब से अगर देखा जाए स्टेट लेजिस्लेटिव को तो इसमें गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर को मिला के स्टेट लेजिस्लेटिव बनाया जाता है। किसी किसी राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर की मतलब में अगर देखा जाए तो विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा इस पावर के अलावा और हम लोग देखें तो वो ही कैन समन एंड प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर, और ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले पॉइंट में देखा था। तो ये कुछ मिलता जुलता पॉइंट है जो कि आपको राष्ट्रपति महोदय और यहाँ पे दोनों देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत देखें तो ही कैन नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल महोदय जो है ये विधान परिषद में अगर देखा जाए किसी राज्य के विधान परिषद में जहाँ जहाँ विधान परिषद है, अगर आज के समय में देखा जाए तो भारत में 6 राज्य ऐसे हैं, 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। ओके, तो विधान परिषद में जो मेंबर होते हैं अगर उसमें नॉमिनेट करने की बात आती है तो ये 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करने की पावर रखते हैं कौन, राज्यपाल महोदय। वहीं पे अगर सेंट्रल लेवल पे बात किया जाए तो जो राज्यसभा था वहाँ पे राष्ट्रपति महोदय जो है वो 12 मेंबर यानी 12 मेंबर को नॉमिनेट करते थे। इसके अलावा इनको एक एंग्लो इंडियन मेंबर को भी नॉमिनेट करने का अधिकार था लेकिन वो रिमूव कर दिया, आज के समय में वो नहीं है। इसके अलावा अगर लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत और देखा जाए तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 200 है वो बेसिकली इनको पावर देता है कि जब भी कोई बिल होती है वो गवर्नर जो है वो उसको या तो उस पर एसेंट दे सकते हैं या अपना एसेंट देने से उसको रोक सकते हैं या उस बिल को वापस रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन अगर वो मनी बिल नहीं है तो, यानी अगर वो मनी बिल है तो गवर्नर महोदय के पास ये पावर नहीं होता कि वो वापस उसे भेज सकें रिकन्सिडरेशन के लिए। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो वो रिजर्विंग अ बिल, यानी कहने का मतलब ये है कि गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो किसी बिल को कंसीडर करने के लिए प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व कर सकते हैं, यानी उस पर कोई एसेंट नहीं दे सकते, जो कि हमारे आर्टिकल 201 में बात करता है। आर्टिकल 213 में अगर बात किया जाए, आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 जो है वो बात करता है गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनेंस की अगर बात करें तो वो आर्टिकल 213 में बात की गई थी। अगर राष्ट्रपति महोदय के बारे में बात किया जाए तो वो आर्टिकल 123 था। ओके,
इसके अलावा अगर देखा जाए लेजिस्लेटिव पावर में, तो इनके पास पावर होती है कि जो कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल का जो रिपोर्ट होता है, या स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट होता है, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिपोर्ट होता है, वो विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करें। और प्रेजेंट करने से पहले वो गवर्नर की परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, बिना उनके परमिशन के ये जितने भी रिपोर्ट मैंने आपको बताया, कैग हो गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये सभी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश या प्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा जो इनका पावर है वो आपका हो जाएगा फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल पावर, तो फाइनेंशियल पावर के कंडीशन में अगर देखा जाए तो गवर्नर इज़ द हेड ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यानी जहाँ से इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस इन्हें मिलती थी उसके ये हेड होते हैं। और बिना इनके परमिशन के या बिना इनके आप कह लीजिए कि मतलब इनकी आज्ञा का उस यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कोई भी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा निकालना पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा इनके पास पावर होती है कि ये आप कह लीजिए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन यानी बनाने की पावर इनके पास पावर होती है, जो कि हर 5 साल के लिए बनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का इनके पास पावर होता है, जो कि 5 साल के लिए बनाया जाता है। और सॉरी, और इस फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या होता है कि टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़। अब हम लोग थोड़ा सा और आप कह लीजिए कि फोर्थ जो पावर है इनका उसके बारे में देखते हैं, जो कि है आपका जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ही कैन ग्रांट pardons, reprieve and remission of punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person। इनके पास बहुत सारी पावर होती है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के कंपेयर में इनके पास थोड़ी सी पावर कम होती है। ओके, इसके अलावा अगर बात किया जाए, जब भी ये चीफ जस्टिस या अदर जजेस को किसी हाई कोर्ट के मतलब अपॉइंट किया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय जो है वो उस राज्य के गवर्नर से पहले कंसल्ट करते हैं। ओके, कहने का मतलब है कि किसी स्टेट के हाई कोर्ट में जब किसी जज को अपॉइंट किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो अपॉइंट करने से पहले उस पर्टिकुलर राज्य के जो राज्यपाल महोदय होते हैं उनसे वो कंसल्ट करते हैं, उनसे वो विचार विमर्श करते हैं। ओके, इसके अलावा ही कैन अपॉइंट, ट्रांसफर, प्रमोट द डिस्ट्रिक्ट जजेज आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट हाई कोर्ट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये राष्ट्रपति महोदय ऐसा करते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास भी जो पावर होती है वो ये होती है कि जब भी वो किसी डिस्ट्रिक्ट जज के जज को अपॉइंट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की बात कर रहा हूँ, जिला न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ, कि जब भी वो जिला न्यायाधीश को अपॉइंट करते हैं या उसकी ट्रांसफ़र करते हैं या उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो वो राज्य के हाई कोर्ट से कंसल्ट करते हैं। कौन? राज्यपाल महोदय। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। इसके अलावा अगर डिस्क्रिशनरी पावर की बात किया जाए, एक पावर और आप लोग थोड़ा सा यहीं पे देख लीजिए, वो पावर है आपका डिस्क्रिटरी पावर। डिस्क्रिटरी पावर, ओके, अगर इस पावर की बात किया जाए बेसिकली, तो ये जो राज्यपाल के पास पावर होती है वो ये होती है कि ये प्रेसिडेंट रूल को रेकमेंड कर सकते हैं किसी राज्य में। ओके, यानी स्टेट इमरजेंसी की बात कर लीजिए, प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया है उसे हम लोग स्टेट इमरजेंसी की भी बात करते हैं। तो उस इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल को वो रिकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय के पास कि आप इस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए या स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अभी ये बिल को कंसीडर करने के लिए राष्ट्रपति के पास ये रिजर्व कर सकते हैं, ये आर्टिकल 201 में ये बात कही गई है। इसके अलावा ये चीफ मिनिस्टर को बिना किसी पार्टी के मतलब क्लियर मेजॉरिटी के आने के बाद भी ये किसी इंसान को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। ओके, ये पॉइंट, लेकिन उसको बाद में 6 मंथ के अंदर ही उसको क्लियर मेजॉरिटी पेश करना होगा। ओके, कहने का मतलब है कि इनके पास ये पावर होती है कि उस राज्य में किसी भी इंसान को वो पकड़ के चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ उस कैंडिडेट को यानी जिसको सीएम बनाए हुए हैं उसको क्लियर मेजॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर में अप्रूव करना कंपलसरी हो जाता है। और आर्टिकल 213 मैंने आपको बता ही दिया कि ये ऑर्डिनेंस की बात करता है, ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर की बात करता है। एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो पंजाब के गवर्नर होते हैं उनको चंडीगढ़ का भी गवर्नर कंपलसरी बना दिया जाता है।
कहने का मतलब है कि जो भी इंसान पंजाब का गवर्नर बनाया जाता है वो ऑटोमेटिकली गवर्नर ऑफ चंडीगढ़ भी बन जाता है। ओके, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नो बिल कैन बी लॉ विदाउट द परमिशन या अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, ये आर्टिकल 200 कहता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिकल अनुच्छेद 200 में ये बात कही गई है कि कोई भी जो बिल है वो बिना राज्यपाल की परमिशन के या अप्रूवल के वो लॉ नहीं हो सकता। जैसे कि केंद्र में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी बिल हो वो राष्ट्रपति महोदय के बिना एसेंट के या अप्रूवल के या परमिशन के वो लॉ नहीं बनाया जा सकता। उस हिसाब से अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई लॉ अगर बनाया जा रहा है तो उसमें उस स्टेट के गवर्नर की परमिशन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया और ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अगर इतना पॉइंट अगर आप लोग समझ पाए होंगे तो आप स्टेट जो गवर्नर होते हैं उससे ज़्यादातर जो सवाल आए हैं PYQs में या आगे जो भी नए सवाल आएंगे वो आप सॉल्व करने के लिए ईजिली अपने आप को उस लेवल पे पाएंगे। ओके, तो जितना पॉइंट मैंने बताया वो सारे पॉइंट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया। इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से समझे होंगे, सुने होंगे, तो आपको PYQ सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो इसके जो PYQs हैं, आज का वीडियो ऐसे भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो अगले लेक्चर में हम इसकी PYQs को सॉल्व करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप इतना सारा पॉइंट जो मैंने बताया वो आप रिवाइज करके रिकॉल कर पाएंगे। ओके, तभी आप सारे PYQs को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।